हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन ग्रेस्कल जीएस। और आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस। तो सबसे पहले वर्ड आता है बैंक। तो बैंक की डेफिनेशन क्या है? तो आरबीआई ने बैंक की डेफिनेशन दी हुई है अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो इस एक्ट के अंदर बैंक का डेफिनेशन दिया हुआ है। इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है बैंक का, जो कि इस एक्ट में आरबीआई ने डिफाइन किया है। एंड हेंस वी कैन से इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक a financial institution। सो इंडिया में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए पहली बार अटेम्प्ट लिया गया था 1773 में, और बनाया गया जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार। जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, बिहार BI बिहार। और ये बनवाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इंडिया का पहला बैंक, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जो था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये स्टैब्लिश किया गया था 1770 में, और 1832 में इसे एबॉलिश कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टोटल 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाए थे, जिसमें से पहला था बैंक ऑफ कलकत्ता। ये बना था 2 जून 1806 में। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, इसे बनाया गया था 15 अप्रैल 1840 में। और जो तीसरी प्रेसिडेंसी थी, जो कि थी मद्रास, सो बनाया गया बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसीज में 3 अलग अलग बैंक्स स्टेब्लिश किए गए थे। चलिए अब हम लोग देखेंगे बैंकिंग के टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ बैंकिंग। So in a total there are 14 types of banking। इसे हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला है, वो है ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच
बैंकिंग। तो ब्रांच बैंकिंग, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही फील हो रहा होगा कि इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं। सो दे हैव branches in multiple cities, and these are the most common type of bank. Most common type। तो जैसे कि जो सारे जनरल बैंक्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ये सारे आते हैं ब्रांच बैंकिंग में। फिर दूसरा है हमारा, इसका नाम है यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग। सो यूनिट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में, और इसमें बेसिकली एक ही ब्रांच होता है, ओनली सिंगल ब्रांच, या फिर कभी-कभी एक से ज़्यादा भी ब्रांच होते हैं, लेकिन वो एक ही सिटी में लिमिटेड होते हैं। सो इट मे हैव few branches but within a small area। सो इसमें या तो कोई ब्रांच नहीं होगा, सिर्फ एक ही इसकी हेड ऑफिस होगी, या तो एक छोटे से एरिया में इसके 2-3 ब्रांचेस होते हैं बस। और फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जो कि है मिक्स्ड बैंकिंग। तो मिक्स्ड बैंकिंग में दोनों काम होता है, जो कि है कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट। जब कोई बैंक ये दोनों काम करते हैं, कॉमर्शियल वर्क भी और इन्वेस्टमेंट भी, तो उसे हम मिक्स्ड बैंकिंग कहते हैं। और जो मिक्स्ड बैंकिंग है, ये प्रमोट करता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। प्रमोट्स रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो है किसी भी नेशन की इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग, इसमें क्या होता है, इट इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ग्रुप ऑफ पर्सन, वो एक साथ आते हैं एंड दे कंट्रोल एट लीस्ट थ्री और मोर independently chartered bank। independently chartered banks। तो कुछ बिजनेसमैन होते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है जो एटलीस्ट 3 या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये सब मिल करके इसे मैनेज करता है। सो इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कौन लोग होते हैं, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इसे स्टेब्लिश किया होता है। अब नेक्स्ट है हमारा होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंक, अब ये जो है, ये सिर्फ हाई नेट वर्थ वाले क्लाइंट्स के लिए होता है। सो दे प्रोवाइड सर्विसेज टू हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स, जैसे कि कॉरपोरेट्स हो गया, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, या फिर मिड साइज कंपनी हो गई कोई, मिड साइज कंपनी। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो ये लोगों को
कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। ये सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनीज को या फिर जिन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शन करना है, अलग-अलग बैंक्स को, ये उन्हें लोन सर्विस या फिर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बैंकिंग। रिलेशनशिप बैंकिंग तो बेसिकली एक रिलेशनशिप में क्या होता है, लोग एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो रिलेशनशिप बैंकिंग में भी कुछ ऐसा ही है। सो इट अंडरस्टैंड्स कस्टमर्स नीड बिफोर ऑफरिंग इट्स सर्विसेज। जैसा कस्टमर का ज़रूरत होगा, ये उसके अकॉर्डिंगली अपनी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, इसमें क्या होता है कि कोई एक बैंक डिपॉजिट लेता है किसी दूसरे बैंक के बदले। सो वन बैंक holds deposits on behalf of other bank। और ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड को भी सपोर्ट करता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे ही तो काम करता है। आप देखिए ना, कोई भी बैंक है, अब उसके ब्रांचेस हर जगह तो नहीं हो सकते हैं, तो फिर ये किसी दूसरे बैंक को बोल देते हैं कि हाँ, आप हमारे बदले वहाँ पर डिपॉजिट कलेक्ट करो, फिर आप बाद में हमें सेंड कर देना, और फिर ये उसके बदले में उन्हें भी कुछ कमीशन दे देते हैं। सो इट सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड। सो इनकी जो सर्विसेज होती है वो है कैश फंड मैनेजमेंट, चेक क्लियरेंस, फंड ट्रांसफर्स, एक्सेट्रा। अब है हमारा नेक्स्ट रूरल बैंकिंग। सो ये तो आप लोग नाम से ही समझ जाओगे कि ये रूरल एरियाज के लिए है। सो एट स्मॉलर और रूरल कम्युनिटीज। बेस्ट एग्जांपल है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग तो यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब कोई एक बैंक जो कि सारे काम करता हो। सो व्हेन एनी बैंक अंडरटेक्स अ वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, लाइक जैसे वो कॉमर्शियल बैंकिंग भी करेगा, कॉमर्शियल बैंकिंग, वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, और ऐसे बहुत से काम जो कि एक फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। तो ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद 10th है हमारा
ऑनलाइन बैंकिंग। आप लोग मेरे हैंडराइटिंग पर मत जाना, बस भावनाओं को समझो। तो ये तो आप लोग सभी कोई जानते ही होंगे, जो कि इंटरनेट से होता है, इंटरनेट बैंकिंग। और ये अपनी सारी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, सो इनका कोई ब्रांच नहीं होता, सो नो फिजिकल ब्रांच। फिर नेक्स्ट है हमारा रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग, सो इसे हम कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं। कंज्यूमर बैंकिंग ये जो है डायरेक्ट अपने इंडिविजुअल कस्टमर से डील करता है, सो दे वर्क्स विथ इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो ये बेसिकली सारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सेट्रा। सो इन्हें हम रिटेल बैंक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नंबर 12, ये है नैरो बैंकिंग। सो नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हमें दिया था तारापुर कमेटी ने। तो नैरो बैंकिंग जो है ये सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइड करता है, सो इट प्रोवाइड्स सिंगल सर्विस। अब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में है तो ये सिर्फ इंश्योरेंस का ही काम करेंगे, अगर कॉमर्शियल सेक्टर में है तो ये सिर्फ डिपॉजिट और मनी लेंडिंग का ही काम करेंगे, ये इंश्योरेंस सेक्टर में काम नहीं कर सकते। तो ये जो है इट इज बेसिकली मेड फॉर डीलिंग विथ प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हम बैड लोन्स भी कहते हैं, बैड लोन्स। सो कोई भी लोन जिसका पीरियड पूरा होने के 19 डेज के बाद भी अगर वो रिकवर नहीं होता है तो ये एनपीए कैटेगरी में अपने आप आ जाता है। सो इससे डील करने के लिए हमने नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लाया। नैरो बैंकिंग। फिर है 13th सोशल बैंकिंग। तो सोशल बैंकिंग में क्या होता है? ये बेसिकली पुअर लोगों के लिए बनाई गई थी, जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्हें बैंकिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो ये उनके लिए बनाया गया था। सो इट वॉज मेड फॉर पुअर पॉपुलेशन। और इसमें जो इनके स्टाफ होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली स्टाफ, एंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ईज ऑफ एक्सेस, ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी इस सर्विस को यूज़ कर सकें। और अब फाइनली लास्ट है हमारा नंबर 14, वर्चुअल बैंकिंग, जो कि अभी का हमारा सबसे हॉट टॉपिक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज डायरेक्ट बैंक। इसके भी ब्रांचेज नहीं होते हैं विथ
नो फिजिकल ब्रांच, और ये ऑनलाइन सर्विसेज से हमें बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। सो इसमें आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एक्सेट्रा, मतलब ये सारे ऑफिशियल होते हैं। और इसमें आते हैं प्राइवेट लेंडर्स, जैसे कि वो साहूकार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, ये अनऑफिशियल होता है और इनकी जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होती है, एट हाई लेंडिंग रेट्स। सो अब हम लोग जानेंगे शेड्यूल बैंक के बारे में। शेड्यूल्ड बैंक, तो कोई भी बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है वो शेड्यूल बैंक कहलाता है। सो इट इज मेंशन इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, और ये मेंशन किया गया इसके सेक्शन 42(6) क्लॉज ए में। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कौन से सेक्शन में शेड्यूल बैंक मेंशन किया गया है। और इसका क्राइटेरिया ये है कि इसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो एटलीस्ट 5 लाख होना चाहिए, और ये अपने रिपोर्ट्स को आरबीआई को सबमिट करते हैं। सो दे सबमिट्स रिपोर्ट्स, और ये हर वीक करते हैं, वीकली, आरबीआई को। अब फिर इसके बाद आता है नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक अगर आरबीआई एक्ट में मेंशन है तो नॉन शेड्यूल बैंक उस एक्ट में मेंशन नहीं होगा। सो इट इज नॉट मेंशनड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, बट इन्हें अपने साथ एसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ता है। दे केप्ट एसएलआर बाय देमसेल्फ एंड नॉट आरबीआई। ये आरबीआई में अपने एसेट्स को नहीं रखते हैं, जो कि शेड्यूल बैंक के केस में सीआरआर मेंटेन किया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, और नॉन शेड्यूल बैंक के केस में एसएलआर होता है, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं।
ये कुछ अमाउंट होता है जो इन्हें मिनिमम अपने पास रखना पड़ता है। और ये जो है ये आरबीआई को अप्रोच नहीं करता है अपने नॉर्मल बैंकिंग पर्पस के लिए। सो फॉर नॉर्मल बैंकिंग ये आरबीआई को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, बट दे कैन अप्रोच आरबीआई अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, सिर्फ उस केस में। सो अंडर एबनॉर्मल सिचुएशन। कहने के तो ये नॉन शेड्यूल बैंक है, बट स्टिल दे आर अंडर आरबीआई सुपरविजन। ये बात हमें ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट 19 जुलाई 1969। ये डेट हमें याद रखना है। इस दिन 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज मीन्स इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स होंगे, वो मोर देन 50% होंगे। और ये 14 बैंक कौन थे? ये वो सारे बैंक थे जिनका रिजर्व्स 50 करोड़ से ज्यादा था, मोर देन 50 करोड़। तो इन सारे 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, जिसमें शामिल थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1980 इस दिन 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। 6 बैंक्स जिनका रिजर्व था मोर देन 200 करोड़ वर्थ ऑफ रिजर्व्स। और इसके तहत आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक को नेशनलाइज किया गया था। और 1993 में हमने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट मर्जर ऑफ बैंक्स, जिसमें हमने पीएनबी और न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया। यही वो समय था जब इंडिया ने पहली बार मर्जर ऑफ बैंक को विटनेस करा। और आज के डेट में टोटल 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया। उसे हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में, गुजरात। और ये बना था 20 जुलाई 1908 में। सेकंड है बैंक ऑफ इंडिया। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये स्टैब्लिश किया गया था 7 सितंबर 1906 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के ठीक 1 साल के बाद। फिर उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 16 सितंबर 1935 में। फिर नेक्स्ट है
कैनरा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलुरु, और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1906 में। फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और ये बना था 21 दिसंबर 1911। फिर आता है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और ये एस्टेब्लिश किया गया था 5 मार्च 1907, जब सूरत स्प्लिट हुआ था। इसे हम लोग चाहे तो इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है, और ये बना था 1937 में। फिर नेक्स्ट है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये बना था 1908 में। ये जब बना था उस वक्त इसका इनिशियल हेडक्वार्टर है वो था लाहौर में। फिर पार्टीशन के बाद इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। फिर 9th में है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, और ये 1895 में। फिर नेक्स्ट है हमारा एसबीआई, जिसे हम सभी जानते हैं, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। फिर 1 जुलाई 1955 को हमने इसका नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया। फिर नेक्स्ट है यूको बैंक, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और ये स्टेब्लिश किया गया था 6 जनवरी 1943 में। और लास्ट है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसे स्टेब्लिश किया गया था 11 नवंबर 1919। सो एग्जाम्स में इनके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आता है कि किस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर इसे कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं तो स्टार बनाने का सोच रहा था, बट ये पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक्स, अब इसमें जो है, these private banks are owned by either individual or a group of persons. So by either individual or group of person, मतलब इसे सिर्फ प्राइवेट लोग ही रन कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इसे रन कर सकते हैं। एनआरआईज आर नॉट अलाउड, एंड फॉरेन
सिटीजन भी इसे नहीं रन कर सकते। इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 500 मिलियन होना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल and it should be listed in stock exchange within 2 years of foundation, मतलब 2 साल के अंदर, 2 years of फाउंडेशन। और वो सारी कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट्स या फिर रियल एस्टेट में है, ये लोग जो हैं ये प्राइवेट बैंक स्टेब्लिश नहीं कर सकते। और द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट, पब्लिक सेक्टर कैन नॉट establish a private sector bank। so गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी प्राइवेट सेक्टर बैंक को स्टेब्लिश नहीं कर सकते। अब प्राइवेट बैंक भी 2 तरह का होता है। पहला होता है ओल्ड प्राइवेट बैंक। तो ये वो सारे बैंक्स हैं जिसे 1969 में नेशनलाइज नहीं किया गया था। नेशनलाइज नहीं किया गया था। और दूसरा है न्यू प्राइवेट बैंक। और ये वो सारे बैंक हैं जो कि 1991 के बाद फॉर्म हुए। सो established after 1991। 1993 में बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को अमेंड किया गया था, जिसके बाद से न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम लोगों ने एंट्री दी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और आज की डेट में टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। सेक्टर बैंक्स और 12 नेशनलाइज्ड बैंक। याद रखिएगा ये 21 है और ये 12 है, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है। अब है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। तो आरआरबी को बनाया गया था नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। नरसिम्हम कमेटी 1976 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट। और ये जो है 26 सितंबर 1975 से ही ये इफेक्टिव था। तो इसे बनाया गया था प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट से इस बिल को पास कर दिया गया। सो इट इज गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसे आरबीआई गवर्न करता है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने टू अंडरटेक द इंस्पेक्शंस ऑफ आरआरबी। ठीक है।
So they can provide remittance facility, traveler checks. They can also provide locker facility. Second October 1975 गांधी जयंती के दिन हमने 5 आरआरबीज को बनाया था। 5 आरआरबी, ये सबसे पहले 5 आरआरबीज खोले गए थे। इसमें से पहला था प्रथमा बैंक। प्रथमा बाद यूपी में स्टेब्लिश किया गया था। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, जिसे स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। बट फिर इसे बाद में कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। तो प्रथमा बैंक ये सबसे पहला आरआरबी था। सो मार्च 2020 तक इंडिया में टोटल 43 आरआरबीज वर्क कर रहे थे। और कुछ स्टेट्स और यूटीज हैं जहां पर आरआरबी का प्रेजेंस नहीं है। वो है गोवा, सिक्किम, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। सो अब नेक्स्ट है आरआरबीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। आरआरबीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब इसमें हमने कुछ अपडेट्स लाए, हमने कुछ रूल्स चेंज करे। तो इससे पहले क्या होता था कि जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो सिर्फ 5 साल तक के लिए ही आरआरबी को सपोर्ट कर सकता था। फिर 5 साल के अंदर तक आरआरबीज को अपने आप में मतलब खुद से फाइनेंशियली हुआ कि 5 इयर्स का लिमिटेशन को खत्म कर दिया गया। सो 5 ईयर लिमिटेशन वाज रिमूव्ड। अब जो है स्पॉन्सर्ड बैंक आरआरबीज को सपोर्ट कर सकते थे बियॉन्ड 5 इयर्स, 5 साल के बाद भी। ऑथराइजेशन कैपिटल की जो लिमिट है उसे 2000 करोड़ कर दिया गया। इसकी जो लिमिट है उसे अपर लिमिट 2000 करोड़ कर दिया गया और लोअर लिमिट को रखा गया 1 करोड़। याद रखिएगा आरआरबी में जो शेयर्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक का शेयर होता है 35%। तो टोटल 100% हो गया।
अब इसमें कहा गया कि आरआरबीज जो है वो कैपिटल रेज कर सकती है इन तीनों के अलावा भी। सो अदर देन दीज सोर्सेस, ये किसी दूसरे सोर्स से भी कैपिटल रेज कर सकती थी। और इसमें हमने कहा कि अ पर्सन हु is not eligible to be a member of board of directors in any such banks। तो वो किसी दूसरे बैंक्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स नहीं बन सकते थे। और डायरेक्टर का जो टेन्योर था वो मैक्सिमम 3 इयर्स का था और मैक्सिमम टर्म्स जो था वो 2 था, मतलब ये 2 बार तक डायरेक्टर बन सकते थे। अब इसमें जो है 15% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रख सकते थे। मोर देन 15% शेयर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इतनी सारी बातें हमने आरआरबीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू करी थी। सो आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। सो जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।